हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी क्लास है जिसमें हम आपकी आर्थिक समीक्षा और आर्थिक समीक्षा की है। हम आज हमारा चैप्टर 3 और 4 ये चैप्टर रहने वाला है। 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और 4 औद्योगिक विकास से संबंधित क्वेश्चंस हैं, हम आज कवर करेंगे। साथ में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आर्थिक समीक्षा का, जो आर्थिक परिदृश्यों का परिचय है यानी डाटा वाला, तो उसमें से भी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये डाटा है वो भूले नहीं और एग्जाम तक हम इतने बार इसे रिवाइज कर ले कि हमें सबसे अच्छी तरह से ये डाटा याद हो जाए। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रमुख व्यक्तित्व। और प्रमुख व्यक्तित्व में ही हम जो महिलाओं के जो मुख्य भूमिका रही है, तो महिलाओं की भूमिका के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं आज हम वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में ही करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। इनके साथ जो वन लाइनर और कुछ फैक्ट्स के साथ क्वेश्चंस है वो भी हमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना हेतु राज्य के कितने जिलों की 38 पंचायत समितियों को चिन्हित किया गया है। अब हम अटल भूजल योजना की बात कर लेते हैं। अटल भूजल योजना है वो लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2020 को हुई थी। 1 अप्रैल 2020 को ये लागू हुई थी। दूसरा इसमें क्या है कि ये भारत सरकार और किसके सहयोग से? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है ये योजना संचालित है। अगर इनमें वित्त पोषण की बात करें तो इनमें 50-50 है, 50-50% है, इन ये वित्त पोषित है। नोडल विभाग की बात करें तो ये विभाग है भूजल विभाग। और इसमें क्या है, जो ये योजना है 5 वर्षों के लिए, ये स्टार्ट तो हुई 2020 से, यानी 2020-21 से तो ये स्टार्ट हुई और कब तक चलेगी? ये 2024-25 तक है ये योजना चलेगी। इस योजना में पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कितने राज्यों हेतु ये चलाई गई है? तो ये अपने मतलब राजस्थान जो राज्य है कि कितने जिलों, तो ये 17 जिलों, कितने राज्य में 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों, और अगर ग्राम पंचायत पूछ ले तो 1139 ग्राम पंचायत इसमें लाभान्वित होगी। तो इस क्वेश्चन में तो जिले पूछे हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले कितनी पंचायत समितियां, तो 38 पंचायत समितियां, 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1139 ग्राम पंचायतें। 3 चीजें यह याद करने, 17, 38 और 1139। लागू कब हुई? 1 अप्रैल 2020 से। भारत प्लस विश्व बैंक, 50-50% हिस्सेदारी। नोडल विभाग भूजल विभाग, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक। तो आपको पूरी अच्छे से इसका रिवीजन हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। ये नगेंद्र बाला होगा, अंजना देवी चौधरी, रत्ना शास्त्री और रमा देवी पांडे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजना देवी चौधरी है वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी, अंजना देवी चौधरी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा है। पुणे, बेंगलुरु, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो अगर बात करें कि राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा है नागालैंड। कौन सी है? नागालैंड। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला चिकित्सा शहर, तो ये कौन सा है? ये है आपका इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे। इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे भारत का पहला चिकित्सा शहर। दूसरा अगर आपसे पूछ ले, अगर बेंगलुरु के बाद में हम देखें तो देश के पहले एआरटी पार्क की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? आईआईएससी बेंगलुरु में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 है, नागालैंड। राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाली पहली विधानसभा है नागालैंड की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित सत्य कथन में बताना है। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर 16.04% है।
अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान 7%। राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम है। स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो 8.32% है। अब ये चीज़ें हमें तभी याद होगी जब जो ये डाटा है हमें याद होगा कि प्रचलित कीमतों पर वृद्धि कितनी हुई, प्रचलित कीमतों पर जीडीपी है वो है कितनी, अखिल भारतीय यानी हमारे भारत की जीडीपी कितनी है, राजस्थान की कितनी है, तभी हम इनका जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहले हम अगर राजस्थान की जीएसडीपी की बात करें, राजस्थान की जीएसडीपी की बात करें तो अगर प्रचलित कीमत पर बात करें तो कितनी है, 14.14 लाख करोड़ है। अगर हम स्थिर कीमत की बात करें तो स्थिर कीमत पर कितनी है, 7.99 लाख करोड़ है। वृद्धि की बात करें, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि कितनी हुई है, 16.04%। तो ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो यानी राइट आंसर सत्य पूछा है हमें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रचलित कीमतों पर अगर जीएसडीपी बात करें तो 14.14 लाख करोड़ है और वृद्धि दर कितनी है, 16.04% है। अगर स्थिर कीमत पर वृद्धि दर की बात करें तो स्थिर कीमत पर अपनी जीएसडीपी है कितनी, 7.99 लाख करोड़ है और इसकी वृद्धि दर कितनी है, 8.19% है। यानी जो ऑप्शन 4 दिया गया वो 8.32 ना होकर 8.19% हो गया। दो चीजें याद हो गई। तीसरा कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान है वो 5% है। कितना, 5% है, ना कि 7%। तो ये आपका गलत हो गया। अगला देखें कि राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम है। नहीं, ये क्या है, ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत की अगर अपने जीडीपी की बात करें तो ये कितनी है, ये आपकी है 27.3 करोड़। 27.3 करोड़ प्रचलित कीमतों पर है। अगर वैसे देखें इसकी स्थिर कीमतों पर तो ये है 15.76 करोड़। ठीक है, और भारत अपने राजस्थान की कितनी है, 14.14 और 7.99। अगर वृद्धि दर की बात करें कि जो भारत की प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, प्रचलित कीमतों पर भारत की है 5.18%। 5.18%, सॉरी, जो 5.18% है ये क्या है, ये भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो प्रचलित कीमत पर जीडीपी है उसमें राजस्थान का अंश है 5.18। तो इसे लमसम हम 5 मान सकते हैं, जो कि हमने ऑप्शन 2 में देखा। अगर हम इसमें देखें कि स्थिर कीमत में जो राजस्थान का योगदान है वो कितना है, तो राजस्थान का योगदान कितना है, 5.07 है। तो ये दोनों लगभग 5 है। तो हम मान सकते हैं कि चाहे प्रचलित कीमत में मान ले या फिर स्थिर कीमत में मान ले, जो राजस्थान की जो आपकी जीडीपी है उसका योगदान है वो भारत में कितना है, 5% के लगभग है। अब अगर हम बात करें कि जो प्रचलित कीमत पर भारत की वृद्धि दर कितनी है, ये है 15.04% और राजस्थान की कितनी है, 16.04%, यानी राजस्थान की ज्यादा है। अगर हम स्थिर कीमत पर भारत की बात करें तो कितनी है, 7% है। और अगर हम इसकी बात करें कि स्थिर कीमत पर राजस्थान की कितनी है, 8.19% है। यानी दोनों में ही राजस्थान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो ज्यादा है। तो ये कम वाली गलत दी हुई, यहाँ पर आना चाहिए था अधिक, यहाँ पर आना चाहिए था अधिक। तो हमने जो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसे एक बार फिर रिवाइज कर लिया है। इसमें आपको इतने डाटा याद रखने हैं कि प्रचलित कीमत पर जो राजस्थान की जीएसडीपी है वो कितनी है, 14.14 करोड़, स्थिर कीमत पर 7.99 लाख करोड़, और अगर वृद्धि दर पूछ ले तो प्रचलित कीमतों पर 16.04%, स्थिर कीमतों पर 8.32%। और आपको ये देखना है कि भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान का योगदान है वो लगभग 5% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ये मैं बार बार हर मतलब आपके टेस्ट में इससे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ क्योंकि इससे देखना आप 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे और ये लैंग्वेज में बनेंगे। तो जब आपको डाटा याद होंगे तभी आपके ये लैंग्वेज से क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। इसीलिए मैं आपके जो प्रैक्टिस है वो करवा रही हूँ, डाटा भी याद करवा रही हूँ, साथ में जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में लेके आ रही हूँ ताकि आप उस लैंग्वेज को समझे। आपका जो क्वेश्चन है वो आपको करने का पता चले कि हाँ इस लैंग्वेज में आएगा तो हम ऐसे ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया। अजमेर की थी लेकिन उनके राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें जो मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था। कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी,
और सत्यवर्ती शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजना देवी चौधरी थी, उन्हें मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, कौन सी बनी है? पल्ली पंचायत, कलोल पंचायत, इंद्रायणी पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पल्ली पंचायत, जो कि सांबा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सांबा जिला, सांबा जिला जम्मू कश्मीर, सांबा जिला जम्मू कश्मीर। और इंद्रायणी हमने अभी पढ़ा था, इंद्रायणी मेडिसिटी, मेडिसिटी ये क्या है? पुणे के अंदर पड़ती है और क्या है? भारत का पहला चिकित्सा शहर है। अगर हम बात करें कल्लोल पंचायत, तो ये क्या है? ये कल्लोल है। कल्लोल ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र, तरल संयंत्र कहाँ है? कल्लोल गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी, ऑप्शन फर्स्ट, पल्ली पंचायत, जो कि सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लव कुश वाटिका कहाँ विकसित की जा रही है? पंचायत समिति स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, या फिर संभाग स्तर और जिला स्तर पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जिला स्तर पर। राज्य में जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है वो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में कितने लागत के साथ? 2 करोड़ की लागत के साथ, 2 करोड़ की लागत के साथ है वो एक एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका है वो विकसित की जाएगी जिला स्तर पर। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही और उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया था। तो इनके बारे में हमें गलत कथन बताना है। तो सत्य तो है कि 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही, सही है। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी और 1942 के आंदोलन में भी भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला है, हाल ही में किस प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, त्रिपुरा और गुजरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगर हम लिथियम के भंडार के बारे में बात करें तो ये सलाला हेमानी जो जिला रियासी में पड़ता है, जिला रियासी में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में है वो लिथियम की खोज है वो की गई थी। लिथियम Li होता है। और अगर इसमें बात करें तो इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात कर ले कि जो भारत है वो लिथियम भंडारण में 7वें नंबर पे आता है। विश्व में कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की और भी बात करें, जैसे कि लिथियम के जो भंडार है वो तो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। और क्या है, तो अगर फर्स्ट स्नो मैराथन की बात करें, तो वो भी कहाँ हुई है? वो भी जम्मू में हुई है। कहाँ हुई है? जम्मू में हुई है। अगर एक बात अगर लद्दाख की ओर देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा है? वो है या तसो झील, या तसो झील है वो जो आपकी जो लद्दाख है, तो लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल कौन सी है? या तसो झील है। तो आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं कि किस हाल ही में कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले? जम्मू कश्मीर के सलाला हेमानी रियासी जिले में। और जो लिथियम है उसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। भारत का 7वां स्थान है इसके जो भंडारण में। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट स्नो मैराथन कहाँ हुई थी, तो ये भद्रवाह जम्मू में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल कौन सी है, तो ये या तसो झील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए।
राजस्थान की प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 13,59,62 है। राजस्थान की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 86,134 है। अगर हम इसे सीधी संख्या में याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगा, तो आप दो दो डिजिट या फिर तीन तीन डिजिट में ही ने याद कर लीजिए। 135,962 याद कर सकते हैं, 86,134 ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको याद हो वैसे आप याद करें। स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 14.85%, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 6.94%। तो इसमें हमें बताना है सही सुमेलित कौन सी है। तो राजस्थान की प्रचलित कीमत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें, अगर 2022-23 की बात करें तो वो कितनी है, 156,149 है। 156,149 है, यानी ये गलत दिया हुआ है। राजस्थान की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पीसीआई की बात करें तो 2022-23 में वो कितनी है, 86,134 है। 86,134 है, ये आपका सही दिया हुआ है बिल्कुल। स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात करें तो ये आपकी 6.94% है, यानी ये होगी। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर है आपकी कितनी है, 14.85% है, यानी इनमें उल्टा दिया हुआ है। तो सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन 2 है, वो आपका सही सुमेलित है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि राजस्थान की प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 156,149, स्थिर कीमत पर 86,134, स्थिर कीमत पर वृद्धि दर 6.94% और प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी है, 14.85% है। अब इसमें है वो भारत से भी आपकी तुलना पूछ सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से है वो तुलनात्मक विवरण दे सकते हैं और वही लैंग्वेज का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको राजस्थान के साथ साथ है वो भारत वाली भी याद होनी चाहिए। अगर हम भारत की बात कर ले, अगर प्रचलित कीमत पर बात करें कि भारत की प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 170,620 170,620 और अगर मैं वृद्धि की बात करें तो 13.7% की है। स्थिर कीमत पर अगर भारत की सीपीआई पीसीआई की बात करें तो ये कितनी है, ये है 96,522। वृद्धि की बात करें तो इसमें वृद्धि है 5.5% की। अब अगर हम देखें तो जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पे है 156,149, जो कि आपके भारत से कम है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमत पर, अगर उसमें वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर में राजस्थान की ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान की कितनी है, 14.85 है प्रचलित कीमत पर, और भारत की कितनी है, 13.7 है, तो राजस्थान की ज्यादा है। वहीं स्थिर कीमत पर बात करें तो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय तो भारत से कम है राजस्थान की, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो आपकी वृद्धि दर है स्थिर कीमत पर, वो राजस्थान की ज्यादा है, कितनी है, 6.94। तो आपको जब ये चारों डाटा याद होंगे तभी आप लैंग्वेज का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको इन में बार बार भारत और राजस्थान की है वो कंपैरिजन करवाती हूँ, ताकि पता है कि जो आगे जो क्वेश्चन है वो अगर लैंग्वेज में बन गया तो आप तभी सही कर पाएंगे जब आपके डाटा याद होंगे और आपके लैंग्वेज में जो प्रैक्टिस की हुई होगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो ये आपका क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी ही होगा, अंजना देवी चौधरी। आगे बढ़े, हमारा अगला है, दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी कहाँ लगाया गया है। पहला कि दुनिया का पहला है थोरियम आधारित, और नाम क्या है, भवानी, कहाँ लगाया गया है, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। अगर हम भवानी की बात करें, जो आपका परमाणु संयंत्र है थोरियम आधारित है, अगर इसमें पूछ ले कि इसमें जो थोरियम है जो ईंधन के रूप में यूज लिया जाता है तो कौन सा, तो U-233 है, इसमें यूज लिया जाता है, पहली बात। दूसरा, भवानी संयंत्र है ये तमिलनाडु में तमिलनाडु के कल्पकम में ये संयंत्र लगाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, कल्पकम तमिलनाडु में भवानी संयंत्र लगाया गया है, जो कि दुनिया का पहला थोरियम आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है, 21%, 33%, 50% और 75%। अब हम जो मनरेगा योजना है इसको मतलब डिटेल से, लेकिन हम शॉर्ट में इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसमें हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो जो हमारे ये राजस्थान सरकार इसमें क्या और अलग से हमें प्रावधान दे रही है, और साथ में केंद्र सरकार।
साथ में केंद्र सरकार। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना क्या है कि ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। कौन सी है? ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। काम के बदले अनाज वाली भी है इसके अंदर। तो ये जो इसमें जो एक्ट की अगर बात करें कि किस एक्ट के अंदर ये आई, तो 2 अक्टूबर जो 2005 का एक्ट था। दूसरा, ये संपूर्ण अगर वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र सरकार की है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा है। ये शुरू कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी, लेकिन जो भारत के 200 जिलों में ही शुरू हुई थी। भारत के 200 जिलों में ही शुरू हुई थी। कब? 2 फरवरी 2006 में। अगर आपसे पूछ ले संपूर्ण देश में कब शुरू हुई थी, तो संपूर्ण देश में शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2008 में। 1 अप्रैल 2008 में। अगर आपसे पूछ ले कि ये पहले नरेगा योजना थी, बाद में इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कब किया गया, तो मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। इसमें कितने दिन का रोजगार होता है, तो 100 दिन का रोजगार होता है और इसे अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे स्थिति दे दे कि सूखे की स्थिति में कितने दिन तक, सूखे की स्थिति में है ये 50 दिन अतिरिक्त दिए जाते हैं। यानी अगर सूखे की कोई स्थिति हो कहीं पर, तो वहां पे ये 150 दिन का रोजगार है मिलता है, 150 दिन का। और कौन देता है? पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती है। वहीं अगर हम राजस्थान के देखें कि राजस्थान सरकार हमें अलग से क्या देती है, तो जो बजट 2022-23 था, बजट 2022-23 था, तो उसमें राज्य सरकार ने 25 दिन एक्स्ट्रा देने के लिए बोला था। 25 दिन अतिरिक्त रोजगार है वो देगी, और इसका जो खर्च होगा कौन देगी? राजस्थान सरकार देगी। राजस्थान सरकार देगी। और जो बजट 2021-22 था, बजट 2021-22 था, उसमें राजस्थान सरकार है वहाँ उसने शहरिया, एक तो शहरिया, कथोड़ी और जो विशेष योग्यजन है उनको 200 दिन का देने के लिए शुरू किया था। तो राजस्थान के हिसाब से आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली कि राजस्थान सरकार है, इसने बजट 2022-23 में बोला कि 25 दिन एक्स्ट्रा देंगे, अतिरिक्त रोजगार देंगे और उसका खर्च राजस्थान सरकार देगी। 21-22 में शहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजनों को 200 दिन का अधिक रोजगार के लिए बोला था। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना है, इसमें महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है, तो मैंने इसमें ये मेंशन नहीं किया कि मैंने राजस्थान में पूछा है। मैंने पूरा का पूरा जो मनरेगा योजना है उसके अंतर्गत पूछा है। तो उसके अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 33%। महिलाओं को आरक्षण कितना है? 33% है। अगर आपसे पूछ ले कि मनरेगा योजना में राजस्थान में महिला आरक्षण कितना है, तो वो होगा आपका 50%। इन दोनों चीजों का आपसे अलग से ध्यान रखना है। महिला आरक्षण 33% है, अगर राजस्थान में पूछ ले तो कितना है? 50% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये आपकी मनरेगा योजना है, जिसके इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। एक आध और है, जैसे कि इसमें जो पंजीकरण है वो 15 दिनों में होगा और 15 दिनों में जॉब कार्ड है वो निःशुल्क दिया जाएगा। आवेदन के 15 दिनों के अंदर अंदर है, यानी 15 दिनों में रोजगार भी उपलब्ध करवाने की गारंटी दी जाएगी। इसमें जो गाँव में काम है वो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर करवाया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से बाहर अगर काम करवाया जाता है, यानी कार्य क्षेत्र 5 किलोमीटर से बाहर है, तो जो अधिक है, अधिक दूरी पर 20% अतिरिक्त मजदूरी है वो दी जाएगी। ये क्या है? ये कार्य पाने का जो वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करता है। साथ में इसमें अकुशल श्रमिक की जो मजदूरी है वो दी जाती है। और इसमें क्या होगा? और इसमें ये कि आपके जो राजस्थान में है वो 12 जिले की शहरिया और खेरुआ और उदयपुर की कथोड़ी जाति है, जो जनजाति है और विशेष योग्यजन है, उनको 100 दिन एक्स्ट्रा काम के साथ है पूरा 200 दिन तक है वो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी मनरेगा योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इस साइड वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, इस साइड जिला दिया गया है और हमें इनका मिलान करना है। नीचे जो कूट दिया हुआ होता है वो भरना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी में। जवाहर सागर कहाँ पे है? कोटा में। ताल छापर चूरू में। और वन विहार कहाँ पे है? धौलपुर में। तो आपका जो ये नीचे कूट दिया हुआ होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अनुभूति समावेशी विकलांग पार्क है वो कहाँ बनाया जाएगा? सिक्किम, मिजोरम, नागपुर और असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नागपुर में। नागपुर में है वो सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे बड़ा अनुभूति समावेशी विकलांग पार्क है वो बनाया जाएगा। एक आप ये बात याद रखना है कि देश की जो फर्स्ट AC डबल डेकर बस
एसी डबल डेकर बस है वो कहाँ शुरू की जाएगी, तो वो मुंबई में शुरू की जाएगी, मुंबई। तो एक आप ये भी याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी रूडा निम्न में से किन उप क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करता है? चमड़ा, लघु खनिज, ऊन एवं वस्त्र और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि रूडा को किन उप क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करता है? चमड़ा, लघु खनिज, ऊन एवं वस्त्र। तो ये तीनों में, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अगर हम रूडा की बात करें, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, स्थापना अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी नवंबर 1995 में, नवंबर 1995 में। किस उद्देश्य से? कि जो राज्य में जो ग्रामीण गैर कृषि है, ग्रामीण गैर कृषि ही भूमि क्षेत्र है, उनको बढ़ावा देने के लिए रूडा की जो स्थापना है वो की गई थी। अगर ये आपसे पूछे कि अभी तक है वो रूडा ने कितने जीआई टैग प्राप्त कर लिए, तो जो पोकरण की पोट्री है, ब्लू पोट्री है, कोटा डोरिया, सांगानेर एवं बगरू हैंड जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसके लिए भी रूडा ने जीआई टैग है वो प्राप्त कर रखी है। तो जो इसके तीन उप क्षेत्र है वो चमड़ा, लघु खनिज और ऊन एवं वस्त्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? काली देवी, किशोरी देवी, रमा देवी और दुर्गा देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरी देवी है, उन्होंने शेखावाटी में किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किया था। तो आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है कि शेखावाटी में किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, या फिर किस महिला के नेतृत्व में है वो किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने किस महिला के नेतृत्व में भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े कि ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थित है शिलोंग, झारखंड, जम्मू और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है वो शिलोंग में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करें तो जो आपके करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना है वो कहाँ पे है? झारखंड में। इसके साथ आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने डिजिटल सेवाओं को सुधार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है एचडीएफसी ने किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में, करणपुरा सुपर थर्मल जो पावर परियोजना है वो कहाँ की है? झारखंड में स्थापित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति या फिर खनन एवं उत्खनन। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, फिर हम औद्योगिक विकास यानी उद्योग क्षेत्र के बारे में एक बार जो पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो वो आपकी है विद्युत गैस और जलापूर्ति, और इसमें अन्य उपयोगी सेवाएं भी आती है। इनकी कितनी है जो वृद्धि दर है? वो 9.16% है। अगर आपसे पूछ ले विनिर्माण की कितनी है, तो 4.99% है। निर्माण की पूछ ले तो निर्माण की जो वृद्धि दर है 9.10%। विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य जो उपयोगी सेवाएं होती हैं उनकी 9.16%। और खनन एवं उत्खनन की आपसे पूछ ले तो 3.71% है। ये आपकी है वृद्धि दर। अगर इनमें आपका योगदान पूछ ले कि योगदान कितना कितना है, विनिर्माण का योगदान है 41.26% जो कि सर्वाधिक है। निर्माण का योगदान है 32.76%। विद्युत गैस जलापूर्ति की बात करें तो 13.38%। और खनन एवं उत्खनन की बात करें तो कितना है? 12.60% है। तो आप दो चीजें तो जरूर याद रखनी है, चाहे आपसे सारी ना याद हो, कि योगदान सर्वाधिक किसका है? योगदान सर्वाधिक है आपके विनिर्माण का, कितना? 41.26%। और अगर वृद्धि दर पूछ ले तो वृद्धि दर सर्वाधिक है विद्युत गैस और जलापूर्ति की, कितनी है? 9.16% है। अब अगर हम औद्योगिक विकास की बात कर लें तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन करें कि जो उद्योग क्षेत्र है, क्या है? उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था का कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र है। कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र है। अगर इसके
अगर इसके क्षेत्रवार योगदान की बात करें कि क्षेत्रवार योगदान कितना है प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत की बात करें तो कितना है 27.31%। ये हमने पहले के टेस्टों में अच्छे से रिवाइज कर लिया था, पढ़ लिया था कि आपके कृषि का कितना है, उद्योग का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है, लेकिन हम इसका रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि हमारा ये याद रहे। प्रचलित कीमत पर 27.31% है और स्थिर कीमत पर कितना है 27.76% है। 27.76 है, बस इसमें अपने पॉइंट में ध्यान रखना है। अगर स्थिर कीमत पर अगर वृद्धि दर की बात करें, स्थिर कीमत पर वृद्धि दर की बात करें तो कितनी है 6.32% है, 6.32% है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो हमने क्वेश्चन का आंसर है वो लगा ही दिया, थर्ड होगा इसका आंसर। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी और अमृता देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरी देवी। हमने पीछे बात किया था कि जो शेखावाटी में है वो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। अब कहाँ था ये? ग्राम कटराथल में हुआ था। कब? अप्रैल 1934 में हुआ था। हजारों महिलाओं ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था? किशोरी देवी के। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? प्रोजेक्ट एलोरा मानव रहित यातायात प्रबंध प्रणाली, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया गया वृक्षारोपण से संबंधित अभियान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम प्रोजेक्ट एलोरा की बात करें तो वो क्या है? वो है दुर्लभ भारतीय भाषाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। ये तो हो गया आपके प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है, तो वो तो हो गया दुर्लभ भारतीय भाषाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपके एलोरा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है एलोरा की इनेबलिंग लो रिसर्च और लैंग्वेज। तो ये क्या है आपके इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें कि मानव रहित यातायात प्रबंध जो प्रणाली है वो क्या है, तो वो है आपकी स्काई यूटीएम। तो ये है मानव रहित यातायात प्रबंध प्रणाली। अगर आपसे पूछ ले कि स्काई एयर के सीईओ है वो कौन है, तो वो है अंकित कुमार। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। मानव रहित यातायात प्रबंध प्रणाली स्काई यूटीएम और दुर्लभ भारतीय भाषाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? एलोरा है। एलोरा की फुल फॉर्म आपकी क्या हो गई? इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। और अगर आपसे दूसरा ये पूछ ले कि जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया गया वृक्षारोपण से संबंधित अभियान है वो कौन सा है? ये है जल जन अभियान। और ये कहाँ चलाया गया? ये आपके आबू रोड सिरोही में चलाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य तो क्या है कि जल संरक्षण के साथ वृक्षारोपण तथा जागरूकता लाना क्या है इसका उद्देश्य है? जल जन अभियान। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे राजस्थान में आबू रोड से ये प्रारंभ किया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निम्न में से उप क्षेत्र है किसका? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीपी का उप क्षेत्र विनिर्माण, खनन, विद्युत और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। अगर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इसके 3 उप क्षेत्र है। कितने? 3, विनिर्माण, खनन और ये आपकी विद्युत। अगर इसके आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसके आधार वर्ष की बात करें, आधार वर्ष कितना है? तो आधार वर्ष 2011-12 है। जो औद्योगिक विकास का जो मुख्य सूचकांक होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक रूप से जारी किया जाता है, यानी पर मंथ है ये जारी किया जाता है, मासिक रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा और चंद्रावती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायणी देवी वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है महिला है। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब अगर पूछ ले कि ये चर्चा में क्यों रहा, तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना तो 1921 में की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और जो ये विश्वविद्यालय है ये यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो दिया गया। किसे दिया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसे दिया गया है। स्थापना 1921 में हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हुई थी। और इस विश्वविद्यालय को वो यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है उसके बारे में जो नीचे दिया हुआ है उसे सुमेलित करना है। तो अगर हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये प्रारंभ तो कब हुई थी? ये 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो विनिर्माण है, सेवा व्यापार क्षेत्र में जो नए उद्यम है वो स्थापित किए जाएं, और जो वर्तमान में है यानी जो उद्यम संचालित है हो रखी हैं तो उनका विस्तार किया जाए, उनका आधुनिकीकरण किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें अगर हम पूछ लें कि इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें ऋण के प्रावधान है और इस पे ब्याज पर अनुदान। अगर बात करें कि अगर 25 लाख है, 25 लाख तक अगर है ऋण दिया जाता है तो कितना अनुदान होगा? 8% का जो है इसमें अनुदान होगा। अगर बात करें कि 5 करोड़ 25 लाख पर अनुदान होगा 8% का। अगर 5 करोड़ की बात करें तो 5 करोड़ पर जो अनुदान है वो कितना होगा? 6% होगा। अगर 10 करोड़ की बात करें तो 10 करोड़ पर जो अनुदान है वो कितना होगा? 5% का होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है उसमें 8% का ब्याज अनुदान, 5 करोड़ पर 6% का ब्याज अनुदान, 10 करोड़ पर 5% का ब्याज अनुदान। तो आपको जो नीचे इसमें दिया होगा वो कूट है, आप इसमें बता देना। अगर सीधा ही आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपका ये हो जाएगा। बस आपको ये जो योजना है इसे ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है ये प्रारंभ तो की गई थी 13 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य था कि विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार में नए उद्यम स्थापित किए जाए, जो पहले से जो उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं उनका विस्तार हो जाए, आधुनिकीकरण किया जाए उनका, ठीक है। और जो इसमें है वो 10 करोड़ तक का है वो ऋण उपलब्ध किया जाए। 25 लाख तक 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ पर 5%। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला थी। उदयपुर बोल दें या फिर मेवाड़ प्रजामंडल बोल दें, उससे जो संबंधित महिला थी वो कौन सी थी? नारायणी देवी वर्मा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में, कौन सी अस्थायी सूची में? अस्थायी सूची में किसे सम्मिलित किया गया था? गुजरात का वडनगर शहर, त्रिपुरा का अन्नाकोटी स्थल और मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये तीनों के तीनों है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की जो अस्थायी सूची है उसमें सम्मिलित किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का अवरोही क्रम में बताइए। ये क्वेश्चन है इस प्रकार का आपके आरएस प्री में पूछा हुआ है, जिसमें आपको या तो ये पूछ लिए जाते हैं कि जो आपकी शीर्ष 5 वस्तु उनमें से पहली वस्तु कौन से, लास्ट कौन से, या फिर अवरोही क्रम में यानी घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जा सकता है। अभियांत्रिकी, कपड़ा, हस्तशिल्प, रासायनिक और धातु। तो सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी अभियांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग की वस्तुएं होती हैं वो। दूसरे नंबर पे कपड़ा, तीसरे नंबर पे धातु, चौथे पर हस्तशिल्प और 5वें पर रासायनिक। तो फिर आपका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? 1 2 5 ये आपका होगा ऑप्शन सी, 1 2 5 और फिर
3 और 4, तो आपका ये है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम राजस्थान के निर्यात की बात करें तो निर्यात में सिर्फ 5 वस्तुएं ये हो जाएंगी। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये 5 वस्तुएं हैं तो इनका राज्य में होने वाले निर्यात में योगदान कितना है, योगदान है कितना है, तो वो योगदान कितना है 60% है। योगदान कितना है 60%। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। इस साइड अभ्यारण्य है, इस साइड उनकी विशेषता दी गई है। केलादेव अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है इसे सांपों की शरणस्थली भी कहा जाता है। अगर हम बात करें केवलादेव अभ्यारण्य तो ये रामसर आदर भूमि भी है। सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो ये मैंने कल आपको बताया था कि जो सरिस्का अभ्यारण्य है रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ये थर्ड हो जाएगा। फुलवारी की नाल, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल वाले टेस्ट में करवाया था कि फुलवारी की नाल है वो मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। तो राइट आंसर आपका जो ये हो जाएगा कि ए में आपका 4th आ जाएगा, बी में आपका 3rd आ जाएगा, सी में आपका 2 आ जाएगा और डी में आपका 1st आ जाएगा। तो नीचे ये क्यूट दिया हुआ होगा वो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा, गुरुग्राम, अलवर और सूरत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुरुग्राम है हरियाणा में। तो ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो आप लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में हमारे अगले टेस्ट के साथ, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।